पे काम करता है जो हमें एमिट के मकबरे तक ले जाएगा और मैं उन्हें आजाद कर दूंगा, जिससे वो दुनिया से सभी बुरे लोगों का नाश करके दुनिया को स्वर्ग बना देगी। इसलिए तुम मुझे स्क्रब दे दो। तो स्टीवन से कहता है कि मेरे पास स्क्रब नहीं है। तो आर्थर से कहता है कि तुम ये तो जानते होंगे कि वो किसके पास है। तभी स्टीवन को रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है जो स्टीवन को कहता है कि लायला का नाम मत लेना और मुझे अपना जिस्म दे दो। आर्थर समझ जाता है कि स्टीवन मार्क से बात कर रहा है, इसीलिए वो मार्क को कहता है कि तुम्हें खोंशू ने क्या कहा था कि तुम्हारा आखिरी मिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पहले उसका अवतार रह चुका हूँ और मुझे पता है कि वो कितना बड़ा झूठा है। तो स्टीवन आर्थर को कहता है कि अगर एमिट किसी इंसान के बुरे बनने से पहले ही उसे परख लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक निर्दोष इंसान को परख रही है, क्योंकि सोचने से इंसान बुरा नहीं बनता। जैसे मैं हर रोज सोचता हूँ कि मैं अपने बॉस को मार दूंगा, लेकिन मैं उसे असल में नहीं मारूंगा। और अगर एक बच्चा 30 साल की उम्र में जुर्म करने वाला है तो एमिट उसे आज ही मार देगी। और वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मासूम लोगों को मारना एक जुर्म है और क्या यहाँ किसी को इस बात से इतराज नहीं है, लेकिन वो सभी आर्थर के साथ है। आर्थर उसे अपना स्टाफ दिखाता है और उसे बताता है कि मुझे एमिट का दिया हुआ एक तोहफा है और इसमें उनकी शक्ति का छोटा सा अंश बसा हुआ है, इसलिए तुम मुझे स्क्रब दे दो क्योंकि मैं तुम पर उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन स्टीवन उसे नहीं बताता, जिससे आर्थर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ लायला आ जाती है और वो आर्थर को बताती है कि स्क्रब मेरे पास है। आर्थर उसे कहता है कि स्क्रब मुझे दे दो, वो बहुत अनमोल है। लेकिन लायला स्टीवन के पास जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मार्क है, इसलिए उसे अपना सूट पहनने को कहती है और उसे स्क्रब दे देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। आर्थर इसे गुस्सा होकर एमिट के स्टाफ से एक जेकल बाहर निकाल लेता है। स्टीवन और लायला एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। लायला स्टीवन को कहती है कि तुम मार्क हो और तुम्हारे पास सूट है और मैंने तुम्हें इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो स्टीवन उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। रिफ्लेक्शन में मार्क भी उसे कहता है कि मुझे बाहर आने दो। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता, वो काफी परेशान हो जाता है। वो लायला से कहता है कि मैं उनसे नहीं लड़ सकता। तो लायला उसे कहती है कि हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तभी वहाँ जेकल आ जाता है, लेकिन लायला को दिखाई नहीं देता और वो जेकल स्टीवन पर अटैक करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी स्टीवन सूट चिल्लाने लगता है, जिससे वो मिस्टर नाइट के सूट में आ जाता है, जो कि स्टीवन को खोंशू का दिया हुआ एक सूट था जिसमें स्टीवन के हथियार के रूप में ट्रंचियोन थे। लेकिन स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। मार्क उसे कहता है कि तुमने ये क्या पहन लिया है। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तभी उस पर जेकल अटैक कर देता है जो स्टीवन को मारने लगता है। लायला भी नीचे आ जाती है, लेकिन उसे जेकल दिखाई नहीं देता। जेकल स्टीवन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। ये देखकर लायला उसकी मदद करने के लिए अंदाजे से जेकल पर अटैक करती है, जिससे जेकल उस पर भी अटैक करने लगता है। स्टीवन जेकल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं जीत पा रहा था। मार्क उसे कहता है कि जिसमें मुझे सौंप दो, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और फुल जोश में जेकल को पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी जेकल उस पर अटैक करके उसे बीच रास्ते में फेंक देता है और स्टीवन को मारने लगता है। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को जेकल दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सभी को लगता है कि स्टीवन एक पागल है। तभी वो एक कार से टकरा जाते हैं, जिससे जेकल और स्टीवन दूर गिर जाते हैं। मार्क स्टीवन को कहता है कि अपना जिस्म मुझे सौंप दो, वरना वो जेकल लायला को मार देगा। तो स्टीवन उसकी बात मान लेता है और उसे अपना जिस्म दे देता है, जिससे मार्क मून नाइट के सूट में आ जाता है और अपने हथियार की से डांट निकाल लेता है। लायला उसे कहती है कि जेकल को यहाँ से दूर ले जाओ। तो मार्क वहाँ से भागने लगता है, जिससे वो जेकल उसका पीछा करता है और मार्क उसे पकड़कर एक शिकार में घोंप देता है, जिससे वो जेकल नष्ट हो जाता है और वापस अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन मार्क देखता है कि उसकी जेब में स्केरम नहीं है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। वही हमें उस स्केरम को दिखाया जाता है जो एक भिखारी को मिल जाता है। लेकिन तभी आर्थर वहाँ जाता है, जो उस स्केरम को लेकर उस भिखारी को जान से मार देता है। लायला भी देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वही मार्क काफी दुखी होता है। स्टीवन उसे कहता है कि मुझे रिफ्लेक्शन में बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना जिस्म दे दो। तो मार्क उसे कहता है कि तुमने हमेशा मुझे हावी होने से रोका है, इसलिए मैं तुम्हें जिस्म नहीं दूंगा और तुम बिना मेरी इजाजत के जिस्म नहीं ले सकते। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तो मार्क उसे कहता है कि जब काम पूरा हो जाएगा, जब मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा और तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा और आज खोंशू की बदौलत ही हम जिंदा है, मगर इसके लिए मुझे उनका हर एक हुक्म मानना पड़ता है। तो स्टीवन उसे कहता है कि खून तुम करते हो और इल्जाम मुझ पर आता है और तुम लायला को भी धोखा दे रहे हो, इसीलिए तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तो मार्क उसे कहता है कि मैं लायला को बचा रहा हूँ क्योंकि खोंशू की उस पर नजर है और उसे अपना अवतार बनाना चाहता है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम झूठे हो और वो मार्क की बात नहीं सुनता, जिससे मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लास को तोड़ देता है। तभी वहाँ खोंशू आ जाता है, जो मार्क को कहता है कि तुमने जुबान दी थी कि स्टीवन दखल नहीं देगा। तो मार्क उसे कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। तो खोंशू से कहता है कि मैंने देखा कि तुम ऐसा नहीं कर पाए और हमारा सौदा हुआ था और तुम सौदे को बदल नहीं सकते, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बचाया था तो तुम एक जिंदा लाश थे, इसलिए तुम्हारा जिस्म मेरी जागीर है। तो मार्क उसे कहता है कि हम स्केरब ढूंढ लेंगे। तो खोंशू से कहता है कि आर्थर स्केरब ले गया है, जिस पर मार्क कहता है कि हम उसे दूसरे तरीके से रोकेंगे और एमिट तक उससे पहले पहुंचेंगे और मैं कुछ भी करके ये मिशन पूरा करके रहूंगा, फिर तुम मुझे आजाद कर देना। तो खोंशू से कहता है कि तुम्हें काम करने में मजा आता है और हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है और अगर तुम्हें इससे एतराज है तो मेरा अगला अवतार तुम्हारी पत्नी होगी और इस बात से तुम्हें एतराज होगा। और इजिप्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क होटल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है और जब वो खिड़की खोलता है तो हमें पता चलता है कि वो कायरो आ गया था। वही फिर हमें लायला को दिखाया जाता है जो इजिप्ट जाने के लिए अपनी फ्रेंड लेग्रो से जाली पासवर्ड बनवा रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि मार्क हेरो को रोकने के लिए इजिप्ट के कायरो शहर में गया है। लेग्रो से कहती है कि 10 साल पहले तुमने जो प्राचीन चीजें चुराई थी, क्या तुम्हें उसका कोई डर नहीं है? तो लायला उन्हें कहती है कि मैं चोरी नहीं करती, बस मैं पहले से चुराई हुई चीजों को उनके असली हकदार तक पहुंचा देती हूँ और उसके बदले में जो कुछ भी मिलता है उससे गुजारा हो जाता है। तो लेग्रो से कहती है कि तुम्हारी जिन जगहों से यहाँ
बातें जुड़ी हुई है उन जगहों पर मत जाना, क्योंकि इससे तुम्हारे पिता की मौत की जग में हरे हो जाएंगे। तो लाइला उनकी बात समझ जाती है और पासपोर्ट लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं में रेगिस्तान में आर्थर, हेरो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो इस गर्भ की मदद से एमिट के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। और फाइनली उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ एमिट का मकबरा मौजूद था, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं और उस जगह पर खुदाई करने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर आर्थर को बताती है कि मार्क इंस्पेक्टर कायरो आ गया है क्योंकि वो हमें ढूंढ रहा है। तो आर्थर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, मगर हमें एमिट को आजाद करने से कोई नहीं रोक सकता। वही हमें मार्क को दिखाया जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड में मार्क ने स्टीवन को वापस जिसमें नहीं सौंपा था। मार्क एक आदमी के पीछे होता है ताकि वो जान सके कि एमिट का ठिकाना कहाँ है, लेकिन आर्थर के लोग उस आदमी को जान से मार देते हैं। वो मार्क को कहते हैं कि तुम हेरो तक कभी नहीं पहुंच पाओगे और वो तीनों मार्क पर हमला करने लगते हैं, जिससे मार्क और उन तीनों गुंडों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मार्क एक गुंडे को मारने लगता है, लेकिन तभी रिफ्लेक्शन में उसे स्टीवन दिखाई देता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी ब्लैकआउट होने की वजह से वो अचानक टैक्सी में आ जाता है। मार्क को कुछ समझ नहीं आता, तभी उसे बाहर आर्थर के गुंडे दिखाई देते हैं, इसलिए उनका पीछा करने लग जाता है। वही गुंडे को पकड़ लेता है, मगर तभी उसे फिर से स्टीवन दिखाई देता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है और गुंडे मौका पाकर उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। मगर तभी फिर से ब्लैकआउट होता है, जिससे वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ मार्क ने उन तीन में से दो गुंडों को मार दिया था। मार्क को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें किसने मारा है और उसे लगता है कि स्टीवन ने उसे करवाया है। मार्क उन तीन गुंडों में से एक से पूछने लगता है कि एमिट का ठिकाना कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी उसे खोंशू की आवाज आती है जो उसे कहता है कि उसे किनारे पर लेकर जाओ। तो मार्क उसे कहता है कि एक बच्चा है, जिस पर खोंशू कहता है कि उसे डराओ, जिससे वो बता दे कि आर्थर का ठिकाना कहाँ है। तो मार्क उसकी बात मानकर उसे क्लिफ से नीचे लटका देता है और उसे पूछने लगता है कि आर्थर कहाँ है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता और एमिट का नाम लेकर इसका काट देता है, जिससे उसकी नीचे गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। मार्क ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। तो खोंशू से कहता है कि मुझे लगा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मार्क स्टीवन से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने उन गुंडों को क्यों मारा। तो स्टीवन से कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, मारने का शौक तो तुम्हें है। तो मार्क उसे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, जिस पर स्टीवन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वो लाशें ना बिछे तो खोंशू की बात मानना छोड़ दो, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि आइंदा से मेरे काम में टांग मत अड़ाना। मार्क खोंशू से कहता है कि इन आदमियों के जरिए तो हमें आर्थर का कुछ पता नहीं चला, मगर हमें उसे ढूंढने का कोई और तरीका निकालना होगा। लेकिन खोंशू कुछ नहीं कहता। तो मार्क उसे कहता है कि क्या हम बाकी देवताओं की मदद नहीं ले सकते और क्या वो यूं ही किसी को भी एमिट को आजाद करने देंगे। तो खोंशू से कहता है कि मैं देवताओं की सभा नहीं बुला सकता, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आया तो मुझे पत्थर की मूर्ति बना सकते हैं। तो मार्क उसे कहता है कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो खोंशू आसमान में चला जाता है और देवताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दिन को रात में तब्दील कर देता है, जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाता है। आर्थर भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि खोंशू ने देवताओं की सभा बुलाई है, लेकिन वो अपने सभी साथियों को कहता है कि तुम सब खोदते रहो और चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम खोदना बंद मत करना। वहीं खोंशू मार्क को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि सभी देवता अपने अवतार को बुला रहे हैं। तो मार्क उसे कहता है कि वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए वो यहाँ कैसे आएंगे। तो खोंशू से बताता है कि एमियट यानी कि देवताओं के कक्ष का दरवाजा कहीं भी कभी भी खुल सकता है, जो तुम्हें उनके कक्ष यानी कि गिजा के पिरामिड में ले जाएगा। तभी अचानक वहाँ एक दरवाजा खुलने लगता है और खोंशू से बताता है कि पिछली बार जब मैंने देवताओं के सामने अपनी बात रखी थी तो मुझे बेदखल कर दिया गया था, इसलिए तुम्हें हेरो के खिलाफ मजबूत दलीलें पेश करनी होगी ताकि वो हमारी बात पर विश्वास कर सके कि हेरो एमिट को आजाद कर रहा है। फिर खोंशू वहाँ से जाने लगता है। तो मार्क उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तो खोंशू से कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर मार्क उस गेट के अंदर जाता है। स्टीवन भी रिफ्लेक्शन में ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि वो गिजा के पिरामिड के अंदर चले गए हैं। तभी वहाँ ओसाइरिस, होरुस, इसिस, टेफनुत और हेतोर के अवतार आर्थर का न्याय करने के लिए आने लग जाते हैं। तभी वहाँ हेतोर के अवतार यस्सन मार्क से कहती है कि खोंशू कभी ड्रामे करने से बाहर नहीं आता, मगर उसने तुम्हें हेतोर के बारे में तो बताया ही होगा जो संगीत और प्रेम की देवी है। तो मार्क उसे कहता है कि खोंशू को देवताओं का जिक्र करना पसंद नहीं है, उन्हें बस खून खराबा पसंद है। तो यस्सन उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हेतोर ने मुझे बताया कि कुछ वक्त पहले तक खोंशू को उसकी धुनें पसंद थी। तभी वहाँ बाकी के अवतार भी आ जाते हैं जिनके जहन में उनके गोट की आत्मा आ जाती है और मार्क में भी खोंशू की आत्मा आ गई थी। इसीलिए ओसाइरिस खोंशू से कहता है कि हमें तुम्हारे अंदाज और हथियारों से इतराज है और उसी वजह से तुम पहले भी बेदखल हो चुके हो और अगर आइंदा तुमने आसमान को छेड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें पत्थर में कैद कर देंगे। तो खोंशू ने कहता कि मैं बेदखल हुआ पर तुम सबकी तरह इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ा। तो होरस उसे कहता है कि हमने उनसे मुंह नहीं मोड़ा बल्कि उन्होंने हमसे मोड़ा है, इसलिए हमें सिर्फ अवतारों पर भरोसा है कि हमारा काम बिना तमाशा किए चुपचाप करेंगे। तो खोंशू ने कहता कि अवतार कुछ नहीं कर सकते, इसलिए देवलोक में आराम छोड़कर वापस धरती पर लौट आओ वरना तुम सभी दुनिया खो बैठोगे। तो ओसाइरिस उसे कहता है कि अवतार का काम सिर्फ नजर रखना है और हमने सालों पहले फैसला किया था कि इंसानी मामलों में दखल नहीं देंगे, इसलिए तुम हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो खोंशू ने कहता कि आर्थर एमिट को रिहा करने की साजिश कर रहा है। तो सभी देवता हेरो को वहाँ बुलाते हैं, मगर हेरो वहाँ सबके सामने मासूम बनने का नाटक करता है, इसलिए सभी को कहता है कि मैं यहाँ एमिट को आजाद करने नहीं बल्कि घूमने आया हूँ। और वो खोंशू पर इल्जाम लगा देता है कि खोंशू तब से एमिट के मकबरे को ढूंढ रहे हैं जब से मैं उनका अवतार था और ये जलन की वजह से साजिश कर रहे हैं और आप एक ऐसे देवता का भरोसा नहीं कर सकते जो खुद एक कलंक हो और उनका अवतार मार्क बीमार है और उसे तो ये तक नहीं पता कि वो कौन है और इसके अंदर दो शख्सियत मौजूद है और मैंने इसे खुद से बात करते और खुद को धमकाते देखा है, इसलिए आदमी पूरी तरीके से पागल है। इससे खोंशू को गुस्सा आ जाता है और आर्थर पर अटैक करने लगता है, लेकिन ओसाइरिस उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि इस कक्ष में हिंसा करना मना है। आर्थर सभी को कहता है कि मार्क का दिमागी संतुलन सही नहीं है, इसलिए खोंशू इसका इस्तेमाल कर रहा है और आपको उसे रोकना होगा। तो होरस खोंशू कहता है कि हमें मार्क से बात करनी है और वो मार्क की बॉडी से खोंशू को भेज देते हैं। मार्क आर्थर की बातों से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए उन्हें कहता कि आर्थर सच कह रहा है कि मैं
बीमार हूँ, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता कि आदमी खतरनाक नहीं है। लेकिन आप सब इस बात को नहीं समझ रहे। तो साइरिस उसे कहता कि आर्थर का जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे बरी करते हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मार्क काफी परेशान होता है तो यस्सन उसे कहती है कि एमिट की कब्र खोजने का एक और तरीका है और उसे बताती है कि एमिट को छिपाकर दफनाया गया था, इसीलिए उसका ठिकाना देवी देवता भी नहीं जानते क्योंकि एमिट भक्त हर जगह मौजूद है। इसीलिए उस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। सिर्फ सेनफू नाम की एक सिपाही को ही एमिट के मकबरे तक जाने की जानकारी सौंपी गई थी ताकि जब देवता कभी एमिट को माफ करना चाहे तो उसे वापस ला सके। इसलिए अगर तुम सेनफू का ताबूत ढूंढ लो तो तुम्हें मकबरा मिल जाएगा। तो मार्क उसे पूछता है कि सेनफू का ताबूत कहाँ मिलेगा। तो यस्सन उसे बताती है कि किसी ने उस ताबूत को चोरी करके काले बाजार में भेज दिया था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। तो मार्क उस ताबूत की खोज में लग जाता है मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी लाइला भी उसके पास आ जाती है। मार्क उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो लाइला उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लाइला उसे बताती है कि हम एंटोन मोरगार्ड के पास जा रहे हैं जिसे पुरानी चीजों का संग्रह करना अच्छा लगता है और पहले वो मेरा दोस्त था। और उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ बल्कि मैं उन मासूम लोगों के लिए आई हूँ जो एरो का शिकार बन सकते हैं। तो मार्क उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है क्योंकि मार्क ने लाइला को नहीं बताया था कि वो यहाँ कायरो आने वाला है। तो लाइला उसे कहती है कि तुमने मुझे स्टीवन वाली बात क्यों नहीं बताई, जिस पर मार्क कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताता, कुछ दिनों पहले तो सब कुछ मेरे काबू में था मगर मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। तो लाइला उसे हौसला देती है और कहती है कि हम मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मार्क उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है इसलिए हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फिर वो एंटोन के इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे क्योंकि एंटोन ने वहाँ पूरा गाँव बसा रखा था और उनके पास बंदूकें भी थी। तभी मार्क देखता है कि कुछ आदमी उनका पीछा कर रहे हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि एरो के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए लाइला उसे कहती है कि हमें जल्दी से अपना काम करना होगा और मैंने तुम्हारी नकली आइडेंटिटी बनाई है इसलिए तुम्हारा नाम रूफिनो है और हम अभी हनीमून मनाकर लौटे हैं। फिर वो दोनों एंटोन के सिक्योरिटी हेड बेक से मिलते हैं जो लाइला को बताता है कि एंटोन अभी एल मेमा गेम खेल रहा है इसलिए आपसे थोड़े वक्त बाद मिलेंगे। लाइला और मार्क थोड़ी देर इंतजार करते हैं और एंटोन उनसे मिलने आता है। वो लाइला को देखकर खुश होता है और उन्हें बताता है कि मैं पुरानी चीजों को संभालने का काम बहुत सीरियसली करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन पुरानी चीजों की हिफाजत कर रहा हूँ। फिर वो दोनों सेनफू के ताबूत के पास जाते हैं जहाँ लाइला देखती है कि असली ताबूत है और इस पर रूह के सफर के बारे में लिखा हुआ है मगर इसमें ठिकाने का कहीं जिक्र नहीं है। तभी मार्क को स्टीवन दिखाई देता है जो उसे बताता है कि एमिट के ठिकाने की जानकारी एक पहेली में छिपी हुई है। तो मार्क लाइला को कहता है कि तुम एंटोन को थोड़ी देर बाहर रोक कर रखो, मुझे स्टीवन से बात करनी है। तो लाइला उसकी बात मान लेती है और वो बाहर बेक और एंटोन के पास जाकर उन्हें कहती है कि मेरे हस्बैंड प्रे कर रहे हैं इसलिए आप थोड़ी देर अंदर मत जाइए। मार्क स्टीवन को कहता है कि तुम क्या बताना चाहते थे। तो स्टीवन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। तो मार्क उसे कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं सभी को मारकर पता कर लूंगा। तो स्टीवन उसे कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसे कहता है कि लाश का कपड़ा देखो और उसके सिरों को मोड़ दो क्योंकि इस पहेली को सोल्व करने के लिए हमें तारों का मिलान करना होगा। तभी बेग वहाँ आ जाता है क्योंकि उन्हें उस पर शक हो गया था। मार्क बेग से गन छीन लेता है मगर उन्होंने लाइला पर गन पॉइंट कर रखी थी इसलिए मार्क को उसे गन वापस देनी पड़ती है। एंटोन लाइला को कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। तो लाइला उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम बहुत सारी जानें बचाना चाहते हैं और चाहो तो तुम खुद ताबूत में जाकर देख लो। तभी बेग उसे बताता है कि कोई आपसे सेनफू के ताबूत की डील करने आया है जो कि आर्थर होता है। वो एंटोन को कहता है कि मैं तुम्हें उस ताबूत के बदले इसकी अरब दे सकता हूँ। तो लाइला एंटोन को समझाने की कोशिश करती है कि आर्थर हमें फंसा रहा है इसलिए उसकी बातें मत सुनो क्योंकि वो चाहता है कि हम कभी उस ठिकाने पर ना पहुंच सके। तो एंटोन उसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुमने मुझे धोखा दिया। तो आर्थर उन्हें कहता है कि तुम्हें झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है और वो लाइला को बताता है कि तुम इजिप्ट नहीं आना चाहती थी क्योंकि जो जख्म तुम्हें पापा के कत्ल से मिले थे तुम उन्हें खुलेना नहीं चाहती मगर उन पर मरहम लग सकता है अगर मार्क तुम्हें सच्चाई बता दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जैसे वो खुद की नजरों में गिरा है वो तुम्हारी नजरों में भी गिर जाएगा। फिर वो एंटोन को एमिट का स्टाफ दिखाता है और उसे कहता है कि इस छड़ी में जो ताकत है मैं तुम्हें उसका इस्तेमाल करना सिखा सकता हूँ। और वो एमिट की पावर से सेनफू के ताबूत को खत्म कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। खोंशू मार्क को कहता है कि योद्धा का रूप लो और किसी को भी मत बख्शना। तो मार्क मून नाइट के रूप में आ जाता है जिससे एंटोन के सभी गार्ड उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। लाइला भी मार्क का साथ देती है और उसे कहती है कि तुम सभी का ध्यान भटकाओ और मैं सेनफू की कब्र का कपड़ा हासिल करती हूँ। तो मार्क उसकी बात मान लेता है और सभी गार्ड को खत्म करने लग जाता है। वही लाइला सेनफू की कब्र के सभी फटे हुए टुकड़ों को हासिल कर लेती है मगर तभी बेग वहाँ आ जाता है तो लाइला उस पर हमला करने लगती है। वही मार्क भी चुन चुनकर सभी को मार रहा होता है लेकिन स्टीवन उसे परेशान करता है और उसे किसी को भी मारने से मना करता है जिससे वो स्टीवन को जिस्म दे देता है और स्टीवन मिस्टर नाइट के सूट में आ जाता है और वो सभी गुंडों को शांत करने की कोशिश करता है मगर गार्ड उसके शरीर में भाला घुसेड़ने लग जाते हैं। ये देखकर स्टीवन मार्क को वापस जिस्म दे देता है और वो वापस मून नाइट के सूट में आ जाता है लेकिन सभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वही लाइला पर बेग भारी पड़ता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन लाइला अपने नेकलेस को अलग कर लेती है जिसे उसने खास हमला करने के लिए बनाया था और वो उन दोनों चाकू को बेग के सीने में घोंप देती है और गन लेकर माँ की मदद करने लगती है। लेकिन तभी एंटोन उस पर हमला कर देता है। ये देखकर माँ को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है और लाइला को बचाकर एंटोन को मार देता है। फिर वो वहाँ से एक कार लेकर निकल जाते हैं। लाइला माँ को कहती है कि क्या हीरो सच कह रहा था कि तुमने मुझसे सच छिपाया है। तो मार्क उसे कहता है कि वो बकवास कर रहा था और वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तो लाइला भी उसकी बात समझ जाती है मगर वो उसे कहती है कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे लगा कि अब हमारे बीच में और कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती पर हर बार और कोई सामने आ जाता है और लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो मार्क उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती और रेगिस्तान में आ जाते हैं लेकिन हीरो के लोग उनका पीछा कर रहे थे
है। मार्क और लाइला एक जगह पर रुकते हैं जहाँ वो सैनफो के कपड़े को वापस जोड़ने लग जाते हैं।